बिहार के मुजफ्फरपुर में डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से कई अफराद की जिंदगियों में अंधेरा छा गया है। दरअसल 22 नवंबर को आंखों के कैंप में 65 से ज्यादा मरीजों का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन इन्फेक्शन के सबब 11 अफराद की आंखों को निकालना पड़ा। जराये के मुताबिक 20 अफराद बीनाई से महरूम हो गए हैं। मामला रोशनी में आने के बाद जांच टीमें तश्कील दी गई है। टीम 2 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मुजफ्फरपुर से हमारे नुमाइंदे प्रियांक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांक, ये पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि दरअसल 22 नवंबर को मुजफ्फरपुर के चर्चित आई हॉस्पिटल में एक कैंप लगाया गया था। स्पेशल कैंप था जिसमें करीब 65 लोगों का ऑपरेशन किया गया था मोतियाबिंद का। लेकिन इस मामले यह जो ऑपरेशन हुआ इसमें बहुत सारे लोगों की हालत बिगड़ गई और उनके आंखों में संक्रमण हो गया था। तो करीब 25 लोगों के, लगभग 2 दर्जन लोगों के संक्रमित होने की बात सामने आई थी। उसके बाद उन्हें बहुत सारे लोगों को करीब 2 दर्जन लोगों की हालत खराब हुई, जिसके बाद 15 लोगों को भेजा गया था पटना में। हालांकि इस दौरान कई लोगों की हालत खराब हुई। 4 लोगों का आंख जो है वह निकालना पड़ा था। लेकिन अभी जो ताजा आंकड़े हैं वह बढ़ती जा रही है और 11 लोगों के आंख जो है वह निकालने पड़े हैं, क्योंकि डॉक्टरों की टीम बता रही है। डॉक्टर जो अन्य जगहों पर दिखाया गया है तो उन्होंने बताया है कि इनके आंख निकालने पड़ेंगे। अगर नहीं निकाला गया तो इनके साथ और भी समस्याएं बढ़ेगी। जो उनका दिमाग है वो भी संक्रमित हो सकता है और दूसरा आंख भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो ऐसे में अब तक 11 लोगों के आंख निकाले जा चुके हैं और करीब अब तक और भी नए मामले सामने आ रहे हैं। कई लगातार हम आई हॉस्पिटल में मौजूद है तो यहाँ पर तमाम ऐसे बहुत सारे मरीज जो है वह सामने आ रहे हैं जिन्हें यह समस्याएं जिनमें यह समस्याएं देखी जा रही है। प्रियांक, इतनी बड़ी लापरवाही किस वजह से, और ये कौन डॉक्टर थे जिन्होंने इस तरह से ऑपरेशन, क्या कोई कार्रवाई उन डॉक्टरों के खिलाफ हुई है? जी, अभी जो टीम है, एसीएमओ की टीम है, वो जांच के लिए यहाँ पर पहुंची है। हालांकि डॉक्टर्स जो हैं, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ के जो रेटिना स्पेशलिस्ट जो सर्जन है वह 2 महीनों से छुट्टी पे है। यहाँ पर ये कैंप लगाया जा रहा है और कहीं कहीं से डॉक्टर को मंगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ एक एनडी साहू डॉक्टर थे, वह 15 में जो यहाँ छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं के भरोसे यह कैंप चलाया गया। उन्होंने ही ऑपरेशन किया है। तो 22 नवंबर को 65 लोगों का ऑपरेशन एनडी साहू ने किया था और अभी जो है ये हालात बिगड़े हैं। उसके बाद किन्हीं का कोई पता नहीं है, कोई डॉक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो यहाँ पे कर्मचारी है, अस्पताल के कर्मचारी हैं, क्लर्क हैं या फिर जो कंपाउंडर है वही यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में टीम जो है वह लगातार इस मामले को लेकर बातचीत चल रही है। अंदर मीटिंग काफी लगभग 2 घंटे से चल रही है। कैंप किन की निगरानी में लगाया गया था प्रियांक? जी, कैंप जो है यहाँ पर ये अस्पताल प्रशासन की तरफ से लगाया गया था और इसमें निगरानी की बात करें तो अस्पताल प्रशासन अक्सर ये लगाता रहा है और इसमें मुख्य जो डॉक्टर हैं वो एनडी साहू जी थे। प्रियांक, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। 12 अरकान की मौतली पर राज्यसभा में टकराव की नौबत आ गई है। राज्यसभा चेयरपर्सन ने ऑपोजिशन के मौतली के फैसले को मनसूख करने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। वेंकैया नायडू ने कहा कि ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई की गई है, लिहाजा फैसले को वापस नहीं लिया जा सकता, जिसके बाद ऑपोजिशन जमातों ने कार्रवाई का बाइकआउट किया। उनमें तृणमूल कांग्रेस के अरकान भी शामिल थे। इससे कबल मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरे मामले पर ऑपोजिशन का मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने कहा कि कार्रवाई ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं की, लिहाजा अरकान माफी नहीं मांगेंगे। Residuary powers also, chairman can the rule of the council. Right, Kharge ji, I heard you. No, I understood what you want. No, you can make a statement. And sir, once I heard you. I heard you in rapt attention. Violation of the rules. Right, I heard you. Kharge ji, please. This suspension of 12 members may kindly be revoked. I request you, sir. Please. And no, we came to your house and. Sir, 1 minute. We all members came to your house. We requested you to revoke it, and it has been done selectively. There are some members nothing to do with this, but this incident happened in last session. How can you take this? You try to mislead the house. You disturbed the house. You ransacked the table, and you also threw the papers on the
chair, and also you have some of them have gone down to the table, and then you are giving me lessons. You are giving me lessons. You are giving me lessons. So this is not the way. It was the motion was moved. It was approved. Action is taken. It is final. If the members who have committed this sacrilege against the House, they have not expressed any remorse. On the other hand, they are justifying. And so I don't think the appeal of the leader of opposition is worth considering. I am not considering it at all. वास्तव में ध्यान आता था कि विपक्ष को की मंशा क्या थी। विपक्ष को चिंता थी कि इतनी सारी महिलाएं माननीय मंत्री बनी है, इतने सारे सामाजिक वर्ग जो वर्षों वर्षों तक पीड़ित रहे, उनको मौका मिला केंद्र सरकार में एक यूनियन मिनिस्टर बनने का। पहली बार मणिपुर से कोई यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर बना, नॉर्थ ईस्ट के इतने मिनिस्टर बने, पूर्वांचल के सम्मान हुआ। पूर्वांचल के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक इक्वालिटी का मैसेज दिया पूरे देश को। उनसे ये पच नहीं रहा था शायद कि आदिवासी भाई बहनों को, जनजाति समाज से आने वाले भाई बहनों को आज यूनियन कैबिनेट में मौका मिला देश की सेवा करने का। और वास्तव में एक प्रकार से उस पूरे सेशन का टेनर उस दिन दर्शाया गया विपक्ष के द्वारा। उसी के 2 दिन बाद जब माननीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी अपना बयान दे रहे थे, एक विषय जिसपे विपक्ष के ही आग्रह था कि इसके ऊपर खुलासा हो, इसके ऊपर हमें जानकारी मिले, तो माननीय मंत्री खड़े होकर जब बयान दे रहे थे तो पूरे देश ने देखा किस प्रकार का घिनौना बर्ताव मंत्री के साथ किया गया। उनके हाथ से पेपर उठा लिए गए, छीन लिए गए और उनके सामने अड़चन डालने की हर संभव कोशिश की गई कि वो बयान ना दे पाए। और उस समय तो कुछ माननीय सदस्य तो हमारे और आके लगभग अटैक करने की मुद्रा में दिखे। और ये सिलसिला माननीय अध्यक्ष जी समय समय पे देश ने देखा, चेयर का अपमान होते हुए देखा, हमारे अधिकारियों का अपमान होते हुए देखा, अन्य माननीय सांसदों का अपमान हुआ और पूरे सदन की गरिमा को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का हर संभव प्रयत्न विपक्ष ने पिछले मॉनसून सेशन में किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद दूंगा चेयर का, आपका, उपाध्यक्ष जी का और सभी आपके पैनल का और हमारे सभी स्टाफ का जो टेबल पे हैं, जो मार्शल्स हैं, जिन्होंने इतनी गलत बर्ताव के बावजूद संयम रखा, बहुत टॉलरेट किया, बहुत संवेदनशील तरीके से इस विषय को लिया, हर अटैक को सहन लिया बिना कोई उसका विषय बनाते हुए, बिना कोई कंप्लेन करते हुए। उसके बाद बढ़ते बढ़ते जब एक माननीय सदस्य ने एकदम चेयर के ऊपर ही लगभग हमला बोल दिया, तब कोई चॉइस नहीं थी, उनको एक दिन के लिए सस्पेंड किया गया। उस दिन भी जो दृश्य इस हाउस में हुआ कि दरवाजे बंद होने के बाद भी शीशा तोड़ा गया, दरवाजे का शीशा तोड़ने के कारण कांच कुछ हमारे स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ को भी लगा, चोट पहुंची, उस पर भी चेयर ने निंदा की और काफी आक्रोश था कई मेंबर्स में कि इसमें एक्शन ली जाए। लेकिन एक संवेदनशील चेयर और सबकी इच्छा के हाउस चलने कोशिश की जाए, एक्शन आगे और बढ़ाया नहीं गया। चलते चलते अध्यक्ष जी 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख जो जो घटनाएं इस सदन में हुई, 9 तारीख को आपको ध्यान होगा कि एक अचानक डिवीजन मांगा गया। सब विपक्ष अपनी अपनी कुर्सी में जाके डिवीजन मांग लिया। साधारणतः इस बात की चेतावनी पहले दी जाती है, उसके बावजूद जब सडनली डिवीजन मांगा उसमें भी पर्दाफाश हुआ कि 79 वोट्स इन फेवर ऑफ द चेयर थे और 44 वोट इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट थे और 44 वोट्स विपक्ष के साथ थे।
तो ये भी कोई अगर गलत फहमी फैलाने की कोशिश की जाती है कि विपक्ष के पास नंबर्स हैं या सत्तारूढ़ दल के और हमारे सहयोगी दलों के पास पूर्ण बहुमत नहीं है या बहुमत नहीं है राज्यसभा में, तो ये पूरी तरीके से उस दिन निरस्त हो गया। और ये कई ऐसे मौके आए हैं जिसमें विपक्ष को डिवीजन में अपनी सही ताकत का अंदाजा इस सदन में दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ही मैं देख रहा था बाहर किसी माननीय सदस्य ने, मेरा आग्रह होगा बाहर की बात अब अंदर नहीं सर, मैं स्पष्टीकरण इसलिए कर रहा हूं क्योंकि माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने ऐसे आरोप लगाए। ठीक है, उसको आप चलिए, मैं बाहर की बात नहीं कहता हूं, पर कई बार कई सदस्य कहते हैं कि हम इसलिए सस्पेंड कर रहे हैं 12 सदस्यों को क्योंकि हमारे पास संख्या नहीं है। तो सबके सब विपक्ष के माननीय सदस्यों को मैं आमंत्रण देता हूं, आप आइए। जिस विषय पे अभी डैम सेफ्टी बिल बातचीत होने वाली है, आज करना हो, कल करना हो, परसों करना हो, जब आप चाहें आप डिवीजन मांगिए और डिवीजन करके देख लेते हैं। सबको ध्यान में आ जाएगा, पूरा देश देख लेगा क्या परिस्थिति है, किसके पास पूरा बहुमत है, किसके साथ सदन खड़ा है और सच्चाई के साथ ये सदन खड़ा है। और पूरी सच्चाई देश के सामने स्वयं विपक्ष के कुछ साथियों ने देश के समक्ष रखी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 11 तारीख की घटनाओं में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपको ध्यान है 11 तारीख को आखिरी दिन था सेशन का, हम सब यहाँ असेंबल्ड थे, पर शुरुआत से कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत ही खराब तरीके से यहाँ पे व्यवहार किया। कोई सदस्य लेडी मार्शल्स को अटैक कर रहे हैं और कोई सदस्य एक मेल मार्शल की गले को पीछे से ऐसे लिटरली वांटिंग टू स्ट्रैंगुलेट हिम। और वो तो भगवान की कृपा है क्या हमारे मार्शल्स भी तटस्थ खड़े रहे, नहीं तो सिक्योरिटी कॉर्डन अगर टूट जाता तो मुझे तो चिंता है चेयर का क्या होता, किस प्रकार से चेयर के ऊपर घातक हमला हो सकता था। लेडी मार्शल्स को हमला करना, उनको खींच के कॉर्डन तोड़ने की कोशिश करना, मेल मार्शल के गले को पकड़ के उनको स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश करना। कोई माननीय सदस्य आपके लेफ्ट में जो टेबल है उस पर चढ़ के एलईडी स्क्रीन तोड़ने की कोशिश कर रहा था। 2 माननीय सदस्य यहाँ पे, एक सदस्य दूसरे सदस्य के गले में पट्टा बांध के और यहाँ घूम रहे हैं। मतलब वो एक्चुअली कॉटन की रोप थी, देख के डर लगता था, खास तौर पे क्योंकि जब वो दूसरी सदस्य एक बार यहाँ अनकॉन्शियस हो चुकी थी और यहाँ पे ऐसा प्रदर्शन करना इस उच्च सदन में, क्या गरिमा रहेगी इस सदन की और क्या हमारे माननीय विपक्ष के सदस्यों की गरिमा देश ने उस दिन देखी कि न्यूज बना के यहाँ पे घुमाना। माननीय प्रहलाद जोशी जी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और मैं, हम बाहर आ रहे थे तो हमें आने नहीं दिया आपके चेंबर से हमारी कुर्सियों तक। कुछ माननीय सदस्यों ने दूसरे सदस्य को कॉर्डन की तरफ फेंका, एकदम ढकेला, फिर उनको खींच के बाहर निकाला। 4-5 सदस्यों ने पेपर्स और फाइल्स फाड़ फूड़ के चेयर के ऊपर, टेबल ऑफिस पे फेंकने का काम किया। ये जिस प्रकार की घिनौनी हरकतें, विस्लिंग, हूटिंग, कोई माननीय सदस्य अपनी बात रखना चाह रहे हैं तो प्लेकार्ड से उसको ब्लॉक करना। कोई 2 सदस्य यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग ले रहे थे और वो वीडियो रिकॉर्डिंग बाहर जाके यूट्यूब पे दिखा रहे हैं। पर ये सब चीजों को देखते हुए संयम जब पूरी हद के पार हो गई और माननीय चेयर की जो पीड़ा हमने उस दिन देखी, तो हमने डिमांड किया कि एक कमेटी बनाई जाए। कमेटी सब जांच करके इसका सबसे उनकी भी वर्जन ले सकती थी, पूरे कार्रवाई सदन की देख सकती थी, मॉनसून सेशन की, और तय कर। राज्यसभा की कार्रवाई जारी है। 12 अरकान की मुअत्तली के हवाले से पीयूष गोयल खिताब कर रहे थे और ये बता रहे थे कि किस तरह से ओपोजिशन ने मॉनसून सेशन में भी हंगामा आराई की थी। तो नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से
मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। तीनों ज़रूरी कवानीन की वापसी के बाद भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा आज किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहा है। इस मौके पर मुरादनगर सीट से बीजेपी एमएलए अजीत पाल त्यागी ने कहा कि किसानों के मुतालबात पूरे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसानों के साथ थी और आज भी किसानों के साथ है। तीनों कृषि कानून वापस हो गए हैं और आज भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा ट्रैक्टर मार्च निकाल रहा है। 2022 की चुनाव की तैयारी है। विधायक अजीत पाल त्यागी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं। तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी आज ट्रैक्टर मार्च निकाली। ट्रैक्टर की बड़ी अहमियता रही है इसमें। देखिए, इस ट्रैक्टर रैली को निकालने के पीछे एक ही मकसद है कि किसानों के बीच में कुछ राजनीतिक दलों ने जो दुष्प्रचार कर रखा है उसे दूर करने का काम पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर और केंद्र सरकार के द्वारा जो किसान सम्मान निधि और किसानों की भलाई के लिए कार्य किए गए, लेकिन कुछ राजनीतिक दल, मैं तो राजनीतिक दल कहूंगा, वो किसान के नाम पर आज राजनीति कर रहे हैं। तो पहले तो उनकी डिमांड थी कि किसान बिल को खत्म कर दीजिए, हम धरना आंदोलन खत्म कर देंगे। आज किसान बिल को आदरणीय मोदी जी ने वापस ले लिया, तो वापस लेने के बाद उनकी राजनीतिक इच्छाएं तो पूरी नहीं हुई ना विपक्षी दलों की। आज इसलिए फिर भी वो अपने आंदोलन को वापस नहीं ले रहे। क्या आप मानते हैं कि जो ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है इससे जनता और प्रभावित होगी? जो रूठे हुए किसान है वह भी मान लिए जाएंगे, वैसे उनकी मांग एमएसपी को लेकर अधिक हो रही है। किसान बिल को वापस कराना नहीं था, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ किसान का पागल बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है। आज उनकी कोई भी डिमांड आप मानते रहिए, लेकिन जब तक 2022 के चुनाव या अन्य चुनाव जिनमें उनका इंटरेस्ट है वो नहीं होंगे, तब तक वो सवाल आरएलडी और सपा का भी गठबंधन हो गया, इसे किस तरह आप देखते हैं? 2022 में किस तरह भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराएगी? देखिए, ये तो आप खुद महसूस कर रहे होंगे। आज कोई भी दल अकेले चलकर मायावती, चाहे मुलायम सिंह है, चाहे जयंत है, चाहे कोई भी अन्य दल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। आज सारे गठजोड़ करते जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, किसानों पे बहुत आरोप लगाया जाता है कि कई वर्ष पुराना ट्रैक्टर यहाँ दिल्ली एनसीआर में आते हैं, 10 वर्ष पुराना। आज रैली में भी ऐसा देखा जाए? नहीं, अगर आप देखेंगे तो सभी 10 साल के अंदर के ट्रैक्टर हैं। कोई भी 10 साल से पुराना ट्रैक्टर इस किसान रैली के अंदर नहीं है। ये विधायक अजीत पाल त्यागी थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो मांग थी वे किसानों की पूरी हो गई है और ट्रैक्टर मार्च जो निकाला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में जीत का परचम लहराएगी। कोई भी पार्टी उनके सामने नहीं टिक पाएगी। रोहित सिंह, गाजियाबाद, न्यूज़ 18। मुलाजमत की चाह में बैरून मुल्क का रुख करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन वहां की शहरियत इख्तियार करने वालों की तादाद भी तवज्जो तलब है। मुल्क छोड़कर बैरून मुल्कों की शहरियत हासिल करने वालों के बारे में हुकूमत ने पार्लियामेंट को जानकारी दी। गुज़िश्ता 2017 से अब तक 6,08,000 से ज्यादा अफराद बैरून मुल्कों की शहरियत हासिल कर चुके हैं। 2021 में अब तक 1,11,287 अफराद गैर मुल्की शहरियत हासिल कर चुके हैं। 2017 से 2019 के दौरान 4,11,610 अफराद बैरून ममालिक में बस गए। हुकूमत ने यह जानकारी भी पार्लियामेंट को दी है कि कौमी सतह पर एनआरसी तैयार करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। ख्याल रहे कि शहरियत तरमीमी बिल का निफाज 10 जनवरी 2020 में हुआ था, जिस पर मुल्क भर में एहतजाज हुआ था। इस बिल में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की 6 अक़लियतों हिंदू, बुद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख से ताल्लुक रखने वाले अफराद को हिंदुस्तानी शहरियत देने की तजवीज है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आप देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो, क्रिप्टो की समझ में आज आपके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट टिप्स। तो निवेश करने से पहले खुद से ये 3 सवाल जरूर करें। क्या आप FOMO के चलते निवेश कर रहे हैं? फोमो का मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसा कि कभी आपको लगता है कि सभी लोग किसी खास कॉइन में निवेश कर रहे हैं, तो आपको भी करना चाहिए, वरना कहीं आप मुनाफा कमाने में पीछे ना रह जाएं। ऐसा कभी ना करें। जो सब खरीद रहे हैं
उसे उसी कीमत पर या ज्यादा कीमत पर खरीदकर आप कभी अल्फा जनरेट नहीं कर पाएंगे। निवेश करने के लिए जो समझ चाहिए, क्या वो मेरे पास है? गलतियां करना लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा हो सकता है, लेकिन समझकर निवेश करने से रिस्क को कम किया जा सकता है। ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, NFT के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करें। इन्वेस्ट करने से पहले ट्रेडिंग, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और रिलेटेड सब्जेक्ट को जरूर समझें। क्या आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की समझ रखते हैं? जो पैसा आप इसमें निवेश कर रहे हैं वो आपके फाइनेंशियल गोल पूरे करने और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के मुताबिक है। क्या आप सही प्लेटफॉर्म चुन रहे हैं और आपके पास क्रिप्टो करेंसी स्टोर करने के लिए एक सिक्योर वॉलेट है? तो निवेश करने से पहले इन खास बातों का ख्याल जरूर रखें। फिर ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार।